हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बाइनोमियल थ्योरम का डिस्कशन। और सबसे पहला डिस्कशन अगर देखें तो असाइनमेंट 1 में हमने पार्ट 1 सेक्शन ए के क्वेश्चंस दे रखे थे। अब यहाँ से स्टार्ट करिए अपना डिस्कशन और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें एक्सपेंड करना है, कर सकते हैं आप, ठीक है। 2x माइनस एक्स बाई 2 रेज टू पावर 5 और वाई स्क्वायर प्लस 2y रेज टू पावर 4। तो आई होप कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं आया होगा और इसलिए मैं क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर A2 की बात करें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको रेशियो ऑफ 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द रेशियो बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 7 टर्म फ्रॉम द एंड ये दिया गया है। तो आपको बताया गया था कि अगर 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड है, ठीक है, 7th फ्रॉम एंड, ठीक है, तो इसका मतलब होगा n-7 प्लस 2, यही बोला था ना, n-r प्लस 2th टर्म, ठीक है, ठीक है, ये होता है n-r प्लस 2th टर्म। 7 टर्म फ्रॉम एंड मतलब n-r प्लस 2th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, n-7 प्लस 2 फ्रॉम स्टार्ट। तो स्टार्टिंग से कौन से नंबर का टर्म आ गया आपका, n-5 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना था, t7 और एंड से n-5, इनका जो रेशियो है वो 1/6 है। तो t7 का मतलब हुआ 2 की पावर मतलब सॉरी कितना, nc6 लगेगा, है ना, nc6 पहली टर्म कितनी है, 2 की पावर 1/3 की पावर में क्या आएगा, n-6, और दूसरी टर्म कितनी है, 3 की पावर -1/3 और इसकी पावर में कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहाँ से nc(n-6), 2 की पावर में 1/3 और रेज टू पावर में 6 और यहाँ पे 3 की पावर -1/3 की पावर में n-6 और इसकी वैल्यू दे रखी है इसमें 1/6 के बराबर। यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो nc6 और nc(n-6) तो ठीक है, बाकी यहाँ से बचा 2 की पावर 1/3 होल रेज टू पावर n-6 और यहाँ पे आपके पास बचेगा 3 रेज टू पावर, ठीक है, -6 ठीक है, 3 की पावर -1/3 n-6 मतलब n-12 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो अब जरा सा क्लब करके अगर इसको देखें तो आपको दिख रहा होगा कि आप लिख सकते हो इसको 2 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3, अगर इसको मैं ऊपर भेज दूं और पूरे की पावर में n-12 इज इक्वल टू 1/6। तो 6 की पावर n-12/3 इज इक्वल टू 6 की पावर -1, तो n-12 इज इक्वल टू -3। n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 9 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो A3 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आप कैसे निकालोगे, पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है आपको, एक्सपेंड करोगे ऑब्वियसली और सबसे हाईएस्ट पावर जो प्रेजेंट होगी, ठीक है, पूरा क्लब करने के बाद, ठीक है, उसको आप बोलोगे कि यही हमारी डिग्री आएगी, है ना। तो आप अगर देखें तो पहले टर्म के एक्सपेंशन से मेरे पास क्या बनेगा, ऐसा कुछ लिखा है ना, x प्लस a की पावर n और x माइनस a की पावर n। तो इन दोनों का सम क्या होता था, हमने आपको बताया था, इन x प्लस, बाकी को मैं a बोल देता हूं, तो एक जगह x प्लस a की पावर n है, दूसरी जगह x माइनस a की पावर n है, यही है ना, ठीक है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 इंटू nc0, ठीक है, x की पावर क्या आएगा, पहले टर्म्स आपके बचे रह जाएंगे, तो x की पावर n, a की पावर में 0 प्लस nc2 आएगा, x की पावर में n-2 a स्क्वायर और ये सारी टर्म्स आपके पास बची हुई होंगी। तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, nc0 पहले वाली टर्म की पावर n मतलब x की पावर में 5 प्लस nc2 उसके साथ में क्या बचेगा, मतलब n क्या है आपका 5 ही है ना, 5c2 x की पावर में 3 और उसके बाद जो बची हुई टर्म है x³ -1, ठीक है, a स्क्वायर मतलब x³ -1, ठीक है। प्लस आप देखिए, प्लस आपके पास क्या आएगा, 5c4 आएगा, ठीक है, x की पावर क्या आएगा, x की पावर 1 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, x³ -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट वाले में क्या आएगा, बस यही लास्ट था, इसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो 0, 2 और 4 वाली टर्म होगी, 1, 3, 5 वाली तो कैंसिल आउट हो चुकी होगी। ये आया ओवरऑल आपका क्लब करके एक्सपेंशन। अब इसमें हाईएस्ट पावर देखिए x की कितनी बन रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपकी हाईएस्ट पावर जनरेट हो रही है, x की पावर 6 इंटू x की पावर 1, x की पावर 7, तो ये हाईएस्ट कोफिशिएंट सॉरी हाईएस्ट डिग्री पता चल गई।
फिर आप देखिए A4 में आपको कहा जा रहा है कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 6 y की पावर 3 का। आप आसानी से निकाल सकते हैं डायरेक्टली 9c6 पहले क्वेश्चन में। तो सेकंड वाले में भी आप इसी तरीके से बोल सकते हो। A5b रेज टू पावर 7 की बात कर रहा है, तो A5b रेज टू पावर 7 में आप देखिए आप क्या लिखोगे जनरल टर्म 12cr a रेज टू पावर 12 माइनस r माइनस 2b रेज टू पावर r। तो b की r आपको बेसिकली क्या चाहिए, 7 चाहिए ना यहाँ पे। तो r अगर 7 होगा तो इसका मतलब आपका कोफिशिएंट क्या बनेगा, a की पावर में यहाँ पे आ जाएगा r इक्वल टू 7 रखने पे, r इक्वल टू 7 था ना, हाँ, तो a की पावर में आपका 5 बन जाएगा और माइनस 2b की पावर में 7 बन जाएगा। तो a की पावर 5 b की पावर 7 के अलावा बाकी जितनी बची हुई टर्म्स है वही कोफिशिएंट कहलाएंगी। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 in this expansion and this expansion and find the relation between a and b so that these coefficients are equal। ठीक है, तो ये देखते हैं इसको भी। हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 की बात की गई सबसे पहले। तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट पहले वाले एक्सपेंशन के लिए अगर हम जनरल टर्म लिखें, ठीक है, तो क्या आएगा 11cr ax स्क्वायर की पावर r, नहीं ax स्क्वायर की पावर 11 माइनस r है ना, और नीचे आएगा 1/bx की पावर में r। तो आपके पास इफेक्टिवली 11cr आ रहा है पहले वाले से, a की पावर में 11 माइनस r अपॉन b की पावर में r, x की पावर 22 माइनस 2r और यहाँ से तो 22 माइनस 2r। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि ये आपका x की पावर 7 बन जाए, मतलब 22 माइनस 3r यू वांट इट एज 7, सो यू वांट r एज 5। तो आपका कोफिशिएंट क्या हुआ 11c5 a की पावर 6 अपॉन b की पावर 5, ये पहले वाले का है। ठीक है, अब दूसरे वाले से क्या करना था, दूसरे वाले से आपको x की पावर -7 का कोफिशिएंट निकालना था। ठीक है, तो उसको भी देख लिया हमने, नहीं देख लेते। तो वहां पे क्या है आपका 11cr ax की पावर में 11 माइनस r, ठीक है, -1 अपॉन bx स्क्वायर की पावर में r। ठीक, ऐसा है। अब यहाँ से x की पावर क्या जनरेट होगी 11 माइनस r और 2r, तो कितना हो गया 11 माइनस 3r है ना, ये -2r बनेगा ना, तो 11 माइनस 3r यू वांट इट एज -7, so 11 minus 3r is -7, that gives me r equal to 6। so if r is equal to 6 तो आपका कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, इधर ही कर लेते हैं इसको भी, कितना आ जाएगा 11c6, 11c6 a की पावर में 5 बचेगा है ना, और b की पावर में देखें तो -1/b raised to power 6, that gives me this term। ठीक है, सो 11c5 ये टर्म और ये टर्म आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है 11c5 11c6 ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि NCR और NC(n-r) लिखे गए हैं, बाकी a और b के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आप A6 में आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के बारे में कहा गया है, और हमने कहा था इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 1 + x + 2x³, ठीक है, और इनटू बात की गई है 3/2x² -1 अपॉन 3x रेज टू पावर 9 की, और आपसे कहा जा रहा है टर्म आपकी कैसी चाहिए, x से इंडिपेंडेंट चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि इधर अगर 1 है तो इधर में से भी मैं क्या निकालूं भाई, x की पावर 0 को क्या चाहिए इंडिपेंडेंट टर्म के लिए, x की पावर 0 चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 उठाना पड़ेगा और इसमें से क्या उठाना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 प्लस यहाँ आपने x की पावर 1 उठाया, ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ से आपने x का कोफिशिएंट 1 उठाया, तो इसमें से आप किसका कोफिशिएंट निकालेंगे, x की पावर -1 का, तभी तो इंडिपेंडेंट होगा। x की कैसे कैंसिल होगा, जब यहाँ x रहे यहाँ x की पावर -1 रहे। फिर आप यहाँ से 2 उठाओगे 2x³, तो इधर से क्या उठाना पड़ेगा आपको, x की पावर -3 का कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है ना। तो आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 यहाँ से निकालते हैं यहाँ पर, तो आप देखो 9cr 3/2x² रेज टू पावर 9 माइनस r -1/3x रेज टू पावर r। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 9cr बनेगा 3/2 की पावर 9 माइनस r बनेगा -1/3 की पावर r बनेगा, और x की पावर बन जाएगा 18 - 3r। ठीक है, अब एक बार आप 18 - 3r को 0 के बराबर चाहते हो, दैट मीन्स r = 6।
ठीक है, सो दैट कि x की पावर 0 जनरेट हो। तो r इक्वल टू 6 रखने पे बनेगा क्या, 9c6 इंटू 3/2 की पावर में 3 और -1/3 की पावर में 6, यही आपका कोफिशिएंट आएगा x की पावर 0 का। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1, ठीक है, ये एक हिस्सा निकल करके आपका आया। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 निकालोगे। तो आप देखो x की पावर 18 - 3r and 18 - 3r this time you want it as -1, it is not possible because ये 19/3 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बचा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -3, तो यहां से देखें तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको r इक्वल टू 7 की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब आपको टर्म क्या चाहिए, 9c7 3/2 का स्क्वायर और -1/3 का पावर में 7, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले थे, इस कोफिशिएंट को आप 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपकी दूसरी रिक्वायर्ड टर्म हो गई। तो इसका और इसका सम यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अब इस क्वेश्चन में डाउट आया होगा अच्छे खासे लोगों का, लेकिन आपके पास टर्म थी 1 + 2x और 1 - x, तो आपके पास यही दिया गया था ना। आपको चाहिए क्या था, x की पावर 5 का कोफिशिएंट, ठीक है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना था। देखो आप ये मेथड यूज कर सकते थे आप, ठीक है। क्या इसके एक्सपेंशन में कैसी टर्म्स आएंगी, इसके एक्सपेंशन में हमारे पास क्या क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में होगा 1 - 7c1 × x प्लस 7c2 × x² माइनस 7c3 × x³ प्लस 7c4 × x4 माइनस 7c5 × x5। इसके आगे 7c6 होगा, चलो लिख लिया एक बार को मैंने, वैसे नहीं भी लिखें तो काम चलेगा, क्यों चलेगा वो अपन देख लेंगे अभी, ठीक है। दूसरे वाली टर्म में क्या आएगा, इसका भी एक्सपेंशन लिख लीजिए, ठीक है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं अपन 6c1 × 2x प्लस 6c2 × 2x का स्क्वायर प्लस 6c3 × 2x का क्यूब 2x का 4, है ना, ऐसे करके, ठीक है, प्लस 6c5 × 2x की पावर 5 और 6c6 × 2x की पावर 6, ऐसे, ठीक है, ज्यादा आसान पड़ेगा ऐसे। आपने एक बार एक्सपेंशन लिख लिया, अब आपको करना क्या है, आप ये सोचो कि इस यहां से अगर इस ब्रैकेट से आप 1 उठाओगे तो x की पावर 5 जनरेट करने के लिए इस ब्रैकेट से आपको क्या उठाना पड़ेगा, x की पावर 5। तो यहां से आपने 1 उठाया, यहां से आप x की पावर 5 का कोफिशिएंट उठा लीजिए। तो 1 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना था, 6c5 × 2 की पावर 5, ये एक टर्म बनेगी, है ना। और देखिए यहां से अगर आप x की पावर 1 उठाते हो तो इधर से आपको क्या उठाना पड़ेगा, x की पावर 5। तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट यहां कितना था, 7c1, ठीक है, इनटू यहां से x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, तो 6c4 × 2 की पावर 4 प्लस, और क्या होगा, यहां से x² का कोफिशिएंट उठाया मैंने 7c2, तो आपको इधर से क्या उठाना है, x³ का कोफिशिएंट कितना होगा, 6c3 × 2³, है ना, प्लस अपन कहां तक निकल गए थे, 7c2 तक, ठीक है, x³ का कोफिशिएंट -7c3, इसमें से आपको x² का कोफिशिएंट उठाना पड़ेगा, वो है 6c2 × 2², ठीक है, 7c3 6c2 × 2²। फिर आपको और क्या उठाना पड़ेगा, 4 उठाया आपने, मान लीजिए 7c4, तो मतलब x की पावर 4 उठाया, तो इधर से आप x की पावर 1 उठाओगे, x की पावर 1 का कोफिशिएंट 6c1 × 2। फिर आप x की पावर 5 का कोफिशिएंट मान लीजिए उठाने गए, तो आपके पास बना -7c5, और इसमें से फिर जब x5 यहां से निकाल लिया तो यहां से आपको x की पावर 0 का कोफिशिएंट देखना होगा, और वो कितना है, 1 के बराबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप x की पावर 6 उठाते हो तो यहां से क्या चाहिए आपको, इस ब्रैकेट से, भाई 5 बनाना था ना, तो x की पावर 6 यहां से उठाया मान लीजिए, तो यहां से इस ब्रैकेट से आपको क्या चाहिए होगा, x की पावर -1 तो है नहीं अपने पास, तो इसका मतलब यही हमारे पास पॉसिबल टर्म्स हो जाएंगी, इनका एडिशन आपका आंसर हो जाएगा। सेम आपको सेकंड वाले में खुद से ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, इन एक्सपेंशन नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 एंड x की पावर 10, ठीक है। तो यहां पे आपका NCR है, x³ की पावर में n-r है ना, ओके, और x की पावर मतलब -1/x² की पावर में r है, ठीक है।
तो आपके पास कहा जा रहा है कि यहां से x की पावर क्या जनरेट होगी, देख सकते हैं क्या हम 3n-3r और 2r और सब्ट्रैक्ट, तो 3n-5r, ठीक है। सम ऑफ द कोफिशिएंट्स x इक्वल टू 5 और 10 इज 0, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो हमें n निकालना था, ओके। तो ये आपका एक बार 5 के बराबर हो जाए और एक बार ये आपका 10 के बराबर हो जाए, तो n की वैल्यूज सॉरी r की वैल्यूज क्या आ रही हैं, r की वैल्यूज आपके पास होंगी एक बार 3n-5/5 और एक बार होगी 3n-10/5, ठीक है। यह आपका 8th क्वेश्चन के लिए r निकल करके आया इन टर्म्स ऑफ n, क्योंकि n ही निकालना है हमने, तो इसलिए हमने इस r को भी बदल लिया। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि 3n-5/5 को इंटीजर होना पड़ेगा, है ना। अच्छा नहीं, एक और तरीका था कि अगर दोनों इंटीजर ना हो तब भी तो सम ऑफ कोफिशिएंट 0 ही होगा। तो चलिए अपन ने ऐसे ही रख लिया इसको अभी, और हम अब लिखते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट्स का सम हमें 0 करना है, वो कोफिशिएंट्स क्या क्या है। तो देखो हमारे पास अगर हम r को 3n-5 रखते हैं तो क्या बनेगा, nc 3n-5/5, ठीक है। nc 3n-5/5, यहां से तो कोई कोफिशिएंट आएगा नहीं, यहां से क्या आएगा, -1 की पावर, है ना, -1 की पावर 3n-5/5 प्लस, ठीक है, यही कोफिशिएंट हुआ। जब r को आपने 3n-5/5 रखा तो यहां से तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, सिर्फ x है, यहां से भी x है, सिर्फ ये -1 की पावर बचेगी। फिर बाकी आपका 3n-10 वाला केस देखते हैं, एक था 3n-10, तो nc 3n-10/5 और यहाँ पे आपने लगा दिया 3n-10/5 और इसका सम आपका 0 आना चाहिए था, ठीक है। जरा देखो अब इनमें -1 की पावर जो 3n-5 या 3n-10/5 इसको कॉमन अगर ले लें, ठीक है, तो आपको क्या बात समझ में आ रही है कि यहां बचेगा क्या, nc 3n-5 इंटू -1 बचेगा कि नहीं। देखो इसका और इस मतलब 3n-10/5 को अगर हटा दिया हमने, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। और साथ में क्या है, nc 3n-10/5, ये सम आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, यहीं से 0 आएगा, तो ये 0 भी कैसे आएगा, nc 3n-10/5 इज इक्वल टू nc 3n-5/5। दैट मीन्स कि यू आर रिमेन्ड विद 2 ऑप्शंस, ncx इज इक्वल टू ncy। कब होता है, जब या तो x और y दोनों बराबर हो जाए, तो या तो आपका 3n-10/5 और 3n-5/5 बराबर हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या था कि अगर x और y का सम n के बराबर हो जाए, तो दिस टाइम 3n-10/5 प्लस 3n-5/5 शुड बी इक्वल टू n, ठीक है। यहां से आप n निकाल लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आज का असाइनमेंट 1 का डिस्कशन यहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट 2। थैंक यू ऑल।